हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेज पढ़ रहे थे हम एज ए फ्रेंड। उसमें 3 टॉपिक हमने क्लियर किए थे। एक तो एज ए फूड कि सूक्ष्म जीवों से खाद्य पदार्थ कैसे तैयार किए जाते हैं, दूसरा हमने पढ़ा था सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, और तीसरा हमने पढ़ा था सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व या औषधीय उपयोग। आज का जो पॉइंट है वो 4th टॉपिक है। देखो, सूक्ष्म जीव जो मित्र के रूप में 2 पॉइंट और बच रहे हैं, एक तो ये चौथा, एक इसके बाद आने वाला 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट। तो जो 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट वो कौन सा है? मिट्टी की उर्वरक क्षमता का बढ़ना। मिट्टी की उर्वरक क्षमता का बढ़ना, इंक्रीजिंग ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखो, उर्वरक क्षमता से मतलब है अगर मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी तो फसल की पैदावार बढ़ेगी, और फसल की पैदावार बढ़ेगी तो प्रोडक्ट क्या होगा? अच्छा होगा, अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने वाले कौन है? सूक्ष्म जीव। हो सकता है ऐसे? क्या सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं? क्या मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं? क्या उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं? क्या बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। देखो कैसे, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के काम में आते हैं। या एक पॉइंट और बोलूं मैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम में आते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम में आते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट तो मैं आपको समझा दूं। मान लो ये हमारा खेत है, ये क्या है? खेत है, और ये इसकी मिट्टी। तो इस मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, और सूक्ष्म जीवाणु को हम नेक्ड आइज से यानी कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसमें क्या मौजूद है? सूक्ष्म जीव। अब ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जीव इस मिट्टी को तोड़ तोड़ कर, अगर इजी भाषा में समझे तो, इस मिट्टी को तोड़ तोड़ के इस मिट्टी में क्या तैयार करते हैं? खाद तैयार करते हैं। और इसी खाद से खनिज लवण मिलते हैं। किसको? पौधों को। खाद से क्या प्राप्त होते हैं? खनिज लवण। और इन खनिज लवणों को एक्सेप्ट करते हैं कौन? पौधे। और अगर ज़्यादा खनिज लवण होंगे तो पैदावार भी अच्छी होगी। तो पहला पॉइंट तो यही है कि सूक्ष्म जीव मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं, खनिज लवणों की मात्रा बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। और प्लांट की ग्रोथ अगर अच्छी होगी, प्लांट की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, तो फिर जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, जो फसल का प्रबंधन है, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। और जो सेकंड पॉइंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका क्या मतलब है? ये पॉइंट समझना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या चीज है? तो देखो, हालांकि ये टॉपिक है तुम्हारे इसी चैप्टर में, जब मैं नाइट्रोजन चक्र पढ़ाऊंगा तब समझ आ जाएगा। फिलहाल आप इसका मतलब समझो। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब ये है कि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए क्या? पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। मान लो ये कोई प्लांट है, और ये मिट्टी, ये इसकी ये जड़ें। अब मेन चीज ये है कि जो प्लांट है ना, और गैसों को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और उसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। नाइट्रोजन एक यौगिकों के रूप में जटिल कॉम्प्लेक्स, एक हार्ड कॉम्प्लेक्स के रूप में मौजूद है। डायरेक्ट नाइट्रोजन को पेड़ पौधे कैच नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को अगर पेड़ में भेजना है, पौधे में भेजना है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। काई में तोड़ना पड़ेगा? N2 को पहले तो NO2 माइनस में, और फिर NO3 माइनस में। NO2 ये नाइट्राइट है, और ये नाइट्रेट है। नाइट्राइट और ये नाइट्रेट। अब सोचो सर समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, इतना सा दिमाग लगाओ, इतना सा ध्यान देना है कि नाइट्रोजन एक जटिल कॉम्प्लेक्स है। नाइट्रोजन एक जटिल यौगिक है, और जटिल होने की वजह से पेड़ पौधे उसको नहीं ले पा रहे, जबकि पेड़ पौधों में पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि विदाउट नाइट्रोजन के पेड़ पौधे प्रोटीन नहीं बना सकते।
अगर पेड़ पौधों को प्रोटीन बनाना है तो नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन को तोड़ना पड़ेगा पहले। जैसे मैं ये कहूँ आपको कि हमारे पास एक बहुत बड़ी लकड़ी है, ठीक है, और उस लकड़ी को रूम के अंदर लेकर आना है, तो वो रूम में आ नहीं पा रही क्योंकि दरवाजे में आ नहीं रही। तो फिर एक ही इलाज है कि लकड़ी को क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। तो तोड़ के लकड़ी को अंदर ला सकते हैं ना। तो वैसे नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं आ सकती, इसको तोड़ना पड़ेगा। ये जो नाइट्राइट है और ये जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रोजन ही है, ये नाइट्रोजन के घटक है। नाइट्रोजन को इसमें बदल दिया, फिर इसमें बदल दिया। अब ये जो नाइट्रेट है ना, ये मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी से पेड़ की जड़ों के अंदर और जड़ों से आ जाती है पत्तियों के अंदर। मतलब नाइट्रेट को पेड़ पौधे ले सकते हैं। तो अब आप सोचो कि नाइट्रोजन को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में तोड़ने का काम किसने किया? ये तोड़ने का काम किया सूक्ष्म जीवाणुओं ने। सूक्ष्म जीवाणुओं ने। तो अब आप सोच सकते हो अगर सूक्ष्म जीवाणु नहीं होंगे तो पेड़ पौधों को नाइट्रोजन भी नहीं मिलेगी। तो पेड़ सूक्ष्म जीव मिट्टी के लिए क्या काम कर रहे हैं? एक तो उर्वरक क्षमता बढ़ा रहे हैं और एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में आ रहा है। नाइट्रोजन को तोड़ना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये दो काम कर रहे हैं, ठीक है। हो गया पॉइंट क्लियर। अब फाइनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड है उसका एक लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। वो क्या है? देखो, पांचवा पॉइंट जो इसका है, फिफ्थ पॉइंट, पर्यावरणीय सफाई के रूप में। पर्यावरणीय सफाई के रूप में। देखो, इसके भी दो पॉइंट पढ़ने हैं आपको। अब जो पांचवा पॉइंट है वो क्या डाला मैंने? पर्यावरणीय सफाई के रूप में। कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, उनकी बदौलत हमारे वायुमंडल या पर्यावरण की क्या होती है? सफाई होती है। मतलब सूक्ष्म जीव सफाई करते हैं किसकी? पर्यावरण और वायुमंडल की। अब कैसे करते हैं वो समझना। जैसे मान लो ये खेत है, अब इस खेत में बहुत सारी गंदगी है, इसमें मान लो पेड़ की पत्तियां पड़ी है, या कोई भी जगह मान लो, एक एरिया माने, पेड़ की पत्तियां हैं, फलों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, कागज है, कपड़ा है, कागज कपड़ा है, ठीक है। ये सब एक जगह फैले हुए हैं, पेड़ों की जड़ें हैं, शाखाएं हैं, ये एक जगह फैली हुई है और ये धीरे धीरे मिट्टी में दब गई। अब मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। और वो सूक्ष्म जीवाणु इनके ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। इनके ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे और इनको तोड़ तोड़ कर किस में चेंज कर देंगे? खाद में। तो सोचो, इतनी गंदगी जो खेत के ऊपर पड़ी हुई थी वो सब चेंज कर दी गई किसके अंदर? खाद में। और इस खाद को हम काम में लेते हैं किसके अंदर? खेत के अंदर। तो बताओ, इतनी सफाई किसने की? डबल फायदा हो गया। एक तो सफाई हो गई, ऊपर से खाद भी काम में आ रहा है खेत के अंदर। ये किसके कारण हुआ? सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण। तो हुई ना सफाई। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें हम कि और कैसे सफाई करना है, तो आपने अपने आसपास देखा होगा, कोई भी गाय, भैंस, बकरी या कोई अन्य पशु जब मर जाता है तो उस पशु को, जैसे ज़्यादातर बात करें तो गाय और भैंस या कुत्ता, तो उनको हम मिट्टी के अंदर दफनाते नहीं हैं। जैसे गाय मर गई, भैंस मर गई, उसको उठाकर दूसरी जगह जो वैकेंट पैलेस है, जहाँ पर कोई नहीं रहता, आबादी रहित क्षेत्र के अंदर, उसको क्या कर देते हैं? छोड़ कर आ जाते हैं। तो सोचो कितने जानवर मरते होंगे। कुछ दिनों के बाद आप जाकर देखते हो जो गाय और जो भैंस मरी थी उसकी क्या बन जाती है? मिट्टी बन जाती है। वो काम किसने किया? जी, सूक्ष्म जीवों ने किया। जैसे मान लो ये एक एरिया डिसाइड करें और यहाँ पर मान लो ये 4-5 मृत पशु पड़े हुए हैं। मृत पशु, अगर सूक्ष्म जीवाणु नहीं होंगे तो इनसे तो गंदगी निकलेगी, गंदगी होगी। लेकिन हवा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, हवा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु
इस मृत शरीर के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और अटैक करने का मतलब है कि ये जो मृत शरीर है पशुओं का, उनके ऊपर क्या लग गए, ये बैक्टीरिया वायरस ये लग गए, और लगने से इन्होंने क्या कर दिया, इस पूरे मृत शरीर को तोड़ दिया और इसकी क्या बना दी, मिट्टी। और मिट्टी मिट्टी में मिल गई। इसका मतलब इन्होंने किसका काम किया, सफाई का। अगर सूक्ष्म जीवाणु नहीं होते तो सोचो कितने जानवर मरते हैं। जब जानवर मरते हैं, जब उनकी बॉडी सड़ जाती है, तो उस बॉडी से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें और हानिकारक स्मेल निकलती है। वो कई प्रकार की बीमारियां फैला सकती है अगर बैक्टीरिया नहीं हो तो ये सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवाणु खाद बनाकर या मृत शरीरों का विनाश करके वायुमंडल की या पर्यावरण की क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। ये लो, ये 5 टॉपिक तैयार हो गए हमारे किसके, सूक्ष्म जीवाणु मित्र के रूप में। अब जो पढ़ना है वो ये है सूक्ष्म जीवाणु शत्रु के रूप में या दुश्मन के रूप में, मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं का हानिकारक प्रभाव। सूक्ष्म जीवाणुओं का हानिकारक प्रभाव, सूक्ष्म जीवाणुओं का हानिकारक प्रभाव। देखो, सूक्ष्म जीवाणुओं के फायदे तो आपने खूब देख लिए, उनके लाभ से तो आप भली भांति परिचित हो चुके। अब हमें देखना है कि सूक्ष्म जीवाणु किस प्रकार से हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं हमारे लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो जो पहला पॉइंट तैयार करें वो यही है कि रोग के रूप में, रोग के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि सूक्ष्म जीवाणु से रोग फैलते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु से किस प्रकार रोग फैलते हैं वो सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। कौन से सूक्ष्म जीवाणु से कौन से रोग या किस प्रकार का रोग फैल रहा है। तो देखो, पहले तो मैं बता दूं आपको रोग किसे कहते हैं। थोड़ा सा बेसिक डाल रहा हूं मैं इसके अंदर, थोड़ी सी बेसिक जानकारी। रोग किसे कहते हैं? देखो, रोग का मतलब है स्वस्थ शरीर में आई, स्वस्थ शरीर में अचानक आई असामान्यता को क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। स्वस्थ शरीर में अचानक आई असामान्यता। देखो, आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है और अचानक से ही आप एबनॉर्मल महसूस कर रहे हो, अचानक से ही एबनॉर्मलिटी आपके अंदर आ गई, मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, अचानक से। इसका मतलब कोई ना कोई बॉडी के अंदर क्या हुआ? इफेक्ट हुआ, अफेक्ट हुई है बॉडी, कैसे भी हुई हो, और उसे हम क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। स्वस्थ शरीर में अचानक आई असामान्यता को क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। अब रोग 2 प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के? 2। एक तो संक्रामक और एक असंक्रामक। वैसे इस चैप्टर का पूरा एक विस्तृत रूप आप 9th क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी पढ़ाई हो रही है। संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जुकाम, बुखार, जितने भी वायरल रोग आते हैं ना, वायरल डिजीज, जैसे बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, ठीक है, या HIV है, ये कई प्रकार के ऐसे रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे में चले जाते हैं। किसी की जुकाम लग रही है, आप उसके संपर्क में आ गए तो आपकी भी क्या हो सकती है? जुकाम हो सकती है। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। ठीक है। एक है असंक्रामक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते, जो एक व्यक्ति से
दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द। सिर दर्द, मान लो किसी के सिर दर्द हो रहा है, आप उसको हाथ लगा रहे हो, छू रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उसके सिर दर्द तो हमारे अंदर आ गया, नहीं, ये ऐसे रोग नहीं है। इनको आप संचरणीय रोग भी बोल सकते हो और इसको असंचरणीय रोग भी कहा जाता है। तो ये दो टाइप के रोग होते हैं। अब देखो सूक्ष्म जीव हम कौन कौन से पढ़ रहे हैं। सूक्ष्म जीव मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही जो सबसे पहला पॉइंट था वो यही था, एक तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब हम जो बीमारियां पढ़ने वाले हैं कि जीवाणुओं से कौन सी बीमारी होती है, विषाणु यानी कि वायरस से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, कवक से कौन सी बीमारी होती है, वो पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। पहले तो लिखेंगे रोग का नाम, रोग का नाम, रोग कारक, लक्षण और एक बचाव। देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसे तो जीवाणुओं से बहुत सारे रोग हैं, सारे में पढ़ने नहीं, 2 या 3 पढ़ना है। सबसे पहले क्षय रोग, क्षय रोग या टीबी का रोग। देखो टीबी रोग का नाम आपने सुना होगा, इसको क्षय रोग भी कहा जाता है या इसका एक और नाम है तपेदिक रोग, तपेदिक रोग। क्षय रोग सामान्य भाषा में बोलते हैं टीबी का रोग। ये जो रोग फैलता है ना, ये रोग, ये एक संक्रामक रोग है और ये जीवाणु की वजह से फैलता है। अगर टीबी का जीवाणु आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो फिर टीबी हो जाएगी, ठीक है। और टीबी फैलाने वाले जो जीवाणु है, टीबी फैलाने वाला जो बैक्टीरिया, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एक चीज और बता दूं, ये जो जीवाणु, विषाणु, ये कवक, ये जो प्रोटोजोआ है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाते हैं, तो उसके लिए 3 ही माध्यम है। एक तो हवा से, हवा के माध्यम से पहुंच जाते हैं, एक भोजन के साथ और एक जल के साथ। अगर एक व्यक्ति का रोग किसी दूसरे व्यक्ति में घुस रहा है तो उस रोग को पहुंचाने के 3 ही तरीके हैं, या तो वो हवा के साथ जाएगा, या फिर पानी के साथ, या फिर भोजन के साथ। और एक और जानकारी दे दूं, 80% बीमारियां गंदे पानी से होती हैं। 80% डिजीज से आप अफेक्ट होते हो डर्टी वाटर, गंदे पानी से। 80% बीमारियां तो गंदे पानी से हो रही हैं, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है लगातार खांसी आना, खांसी के साथ बलगम में रक्त, श्वास फूलना, ठीक है। बचाव यही है, बचाव बोल दो या उपचार, उपचार यही है कि डॉक्टर की सलाह से दवाइयों का 6 माह का कोर्स, 6 माह का कोर्स, और उस कोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? डोज। देखो अगर मान लो टीबी होती है तो टीबी फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये अगर बॉडी में चला गया तो खांसी आएगी, खांसी के साथ जो थूक आएगा, बलगम आएगा, उसमें ब्लड आएगा। ब्लड आने का मतलब है डेफिनेटली क्या हो गई? टीबी हो गई। श्वास फूलने लग गया या बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ आने लग गई। और इसका उपचार यही है कि पहली बात तो टीबी का 100% इलाज है। तो डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टरी सलाह के आधार पर 6 महीने का कोर्स होता है टीबी का, उसे हम बोलते हैं डोज। तो वो कोर्स पूरा करो, टीबी के रोग से क्या हो जाता है? छुटकारा मिल जाता है। एक तो ये। सेकंड, देखो सेकंड जो रोग है, हैजा।
ठीक है। हैजा फैलाने वाला जीवाणु, अब जीवाणु का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जीवाणुओं से होने वाले रोग पढ़ रहे हैं हम। अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? जीवाणुओं से होने वाले रोग। हैजा फैलाने वाला जो जीवाणु है विब्रियो कोलेरी, क्या पढ़ रहे हैं? विब्रियो कोलेरी। लक्षण है उल्टी और दस्त, और इसका इलाज यही है कि ORS का घोल पिलाया जाता है। हैजा रोग कब होता है? जब विब्रियो कोलेरी बॉडी के अंदर जाता है। और हैजा जो रोग जाता है खाने के साथ या पानी के साथ, हवा के साथ बहुत कम होता है। जब ये बैक्टीरिया अगर बॉडी में प्रवेश करता है तो दो प्रकार के सिम्टम्स बॉडी जनरेट करती है, एक तो वॉमिटिंग और एक लूज मोशन, यानी कि उल्टी और दस्त। तो इसका इलाज यही है, डॉक्टरी सलाह के आधार पर एक तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ, एंटीबायोटिक समझा दिया मैंने। दूसरा एक ORS का घोल दिया जाता है, उसको पानी में मिला के बार बार पिया जाता है। ठीक है। तीसरा जो रोग है एक तो क्षय रोग हो गया, एक हैजा हो गया। चलो तुम्हारे सिलेबस के अंदर तो दो ही है, तो हम ज़्यादा डेप्थ में न जाके ये दो रोग तैयार करते हैं। तैयार क्या करना? दो रोग, इससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। अब जो आगे का टॉपिक होगा उसमें हमें पढ़ना क्या है? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, जीवाणु की जगह क्या कर लेंगे? विषाणु। जीवाणु की जगह विषाणु, बाकी सेम रहेगा। देखो विषाणु का मतलब है वायरस, विषाणु का मतलब वायरस। तो ये भी दो चार रोग पढ़ लेते हैं फटाफट। एक तो पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स। देखो पोलियो जो रोग होता है वो पोलियो वायरस से, पोलियो वायरस से। इसके लक्षण यही है, सिर दर्द, पक्षाघात, ठीक है। और इसका बचाव यही है कि पोलियो का क्या लगता है? टीका लगता है। खसरा, पॉक्स वायरस, शरीर पर लाल चकत्ते होना, एंटीबायोटिक दवाइयाँ। चिकन पॉक्स, देखो मिक्सो वायरस, ये किससे होता है? मिक्सो वायरस। इस पर भी शरीर पर लाल एवं सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं। और इलाज क्या है? एंटीबायोटिक दवाइयाँ। ये लो, ऐसे तो बहुत सारे डिजीज है वायरस से होने वाले, 2 या 3 पढ़ना में। पोलियो, पोलियो वायरस से होता है और इस रोग का लक्षण क्या है? अचानक से सिर दर्द होता है बहुत तेज, ठीक है। और फाइनली इसकी जो लास्ट स्टेज है पक्षाघात। पक्षाघात का मतलब है लकवा, और अंत में इसमें क्या आ जाती है? अपंगता, ठीक है। व्यक्ति क्या हो जाता है? अपंग। और इसका इलाज क्या है? पोलियो का इलाज यही है कि बचपन में इस पर क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। खसरा पॉक्स वायरस से होता है, शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं और डॉक्टरी सलाह के अनुसार क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक दवाइयाँ। चिकन पॉक्स है, मिक्सो वायरस से होता है, शरीर पर लाल या सफ़ेद चकत्तियों का जमा हो जाना, और इसका भी इलाज क्या है? एंटीबायोटिक दवाइयाँ। तो देखो ये सूक्ष्म जीवाणु का हानिकारक प्रभाव पड़ रहे थे। जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग हमने पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी
उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।